नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक दुकानदार होता है, चाय की दुकान होती है जहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं और चाय पीते हैं, जिसके बाद इसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं और फिर दुकानदार शेषमणि मीणा यादव जो है उसके यहाँ पर खाद्य विभाग की छापेमारी होती है। कई दबंग आते हैं, मारपीट करते हैं और खाद्य विभाग जो तर्क देता है वो कहता है कि तुम एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, इस वजह से वहां की जो साफ सफाई है और पूरी व्यवस्था देखने के लिए वहां पर पहुंचती है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सच में खाद्य विभाग की जेन्युइन कार्रवाई थी या फिर खाद्य विभाग ने इस वजह से कार्रवाई की है क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं। दूसरी ओर वीडियो सामने आया है पश्चिम बंगाल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झालमुड़ी के दुकानदार के यहाँ पहुंचते हैं और वहां पर झालमुड़ी खाते हैं। अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या यही सेम कार्रवाई खाद्य विभाग पश्चिम बंगाल में करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, इस वजह से वो दुकानदार बच जाएगा? आपको क्या कुछ लगता है और क्या सवाल है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी और उनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि आखिर उनकी इस पर क्या राय है। सर, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों जब अखिलेश यादव को एक चाय वाला चाय पिलाता है तो उसके दुकान पर खाद्य विभाग पहुंच जाता है छापा मारने के लिए। अब जिस तरीके से बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, तो क्या अब उस दुकानदार के ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी या फिर क्योंकि पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई है इस वजह से वो इस कार्रवाई से बच जाएगा? देखिए आकांक्षा, ये जो तुलना कर रहे हैं आप अखिलेश यादव की और प्रधानमंत्री मोदी की, ये तुलना बेईमानी है। अखिलेश यादव विपक्ष में है, अखिलेश यादव अभी सत्ता में नहीं है। वो तो जहां जहां जाएंगे, जिसके पास जाएंगे उसको डैमेज ही करेंगे, उसको खतरा करेंगे। दूसरी तरफ आप मोदी जी को देखते हैं तो मोदी जी जहां जहां जाएंगे, अगर किसी से मिल लेंगे तो उसके तो वारे के नारे हो जाएंगे। उसके वारे के नारे तो पहले ही हो चुके होंगे क्योंकि उसकी दुकान भर दी गई है। इतना सामान हमने देखा नहीं कि वहां खड़े होने की जगह नहीं है, इतना सामान दुकान में भरा हुआ है। खैर, ये एक अलहदा मुद्दा है। बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार की नौटंकी नाटक करते रहते हैं उसके लिए अब वो चीजें खुल के आ गई हैं। वो किस प्रकार से दुकान पे गए, क्या उन्होंने किया कि उनके पास 10 का नोट भी तैयार था, वो बहुत लंबी कहानी है, उस पर हम बहुत बारीकी से बात नहीं करेंगे। बात यह है कि अखिलेश यादव अगर जाते हुए रास्ते में रुक गए और उन्होंने किसी के यहाँ चाय पी ली और तो उनको लगा कि भाई वो कौन से समाज से हैं, किसके वोटर हैं, क्या है, प्रशासन इस लेवल पे जाके जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेता किसी दुकान पे रुक गया या किसी नेता ने किसी के यहाँ चाय पी ली। ये तो आप अगर जवाहरलाल नेहरू के जमाने से शुरू करेंगे, चाहे पक्ष के लोग रहे हों चाहे विपक्ष के लोग रहे हों, हमने खुद भी देखा है। मेरे को 3 दशक से अधिक हो गया दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए, और हमने अपने सीनियर से भी सुना है कि चांदनी चौक की और कनॉट प्लेस की जो मशहूर दुकानें हैं वहां फोटो लगी हुई है इंदिरा गांधी की, वाजपेयी जी की, और तमाम जो पुराने नेता थे वहां चाय पीने चाट खाने आते थे। राहुल गांधी आज तमाम दुकानों पे जाते हैं, खान मार्केट में जाते हैं, दिल्ली के कई बाजारों में वो जाते हैं तो लोग फोटो खींचते हैं। तो क्या अब इस लेवल पे जाके राजनीति हो रही है कि आप इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे लोगों को? अरे भाई, वो थोड़े ही नेता को बुलाने गया था क्या ये अखिलेश जी मेरे यहाँ आप सादर आमंत्रित हैं, चाय पी लीजिए। रास्ते में उसकी दुकान है, इन्होंने चाय पी ली, तो उसको प्रताड़ित करना ये दर्शाता है कि राजनीति किस गिरे हुए स्तर पे पहुंच गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में पिछले अगर 1 दशक से अधिक की राजनीति हम देखें तो राजनीति का बहुत पतन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ जा रही है ये आप लोगों के सामने है। अब तो मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लोग आके ही बोलने लगे हैं कि हम फर्जीवाद का जो विश्व गुरु चला रहे हैं इसको बंद करिए कहना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चीज में हमें लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, काम धरातल पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि महिला बिल 2023 में पास हो गया है, परिसीमन का बिल आप लाना चाहते हैं और हल्ला किए हुए हैं आप जो है ये महिला बिल गिर गया, महिला बिल गिर गया, महिला बिल गिर गया। तो आप क्या भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है जो आपके सामने है। जी बिल्कुल सर, यही सवाल है। जैसे आपने जिक्र भी किया कि वो पूरा एक जैसे नैरेटिव सेट किया कि 10 रुपए का नोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब से निकल आया है। ये वीडियो के लिए जो स्टंट करते हैं मोदी जी
अपना पीआर स्टंट जो इतना तगड़ा चलाते हैं, असम में भी गए तो उन्होंने किस तरीके से चाय के बागानों में वीडियोग्राफी कराई है, ये सभी के सामने आया। यहीं पे अब एक सवाल ये उठता है कि क्या वो शेषमणि मीणा यादव था, इस वजह से उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई? क्योंकि खाद्य विभाग ने तो कार्रवाई की ही, साथ ही साथ उसने खुद बयान दिया कि कई मुस्लिम आए थे जो कि उनके साथ मारपीट भी करने के लिए उतारू हो गए थे। तो इसमें अब ये भी एंगल निकल कर आता है कि क्या विपक्ष के साथ कोई खड़ा हो जाए तो क्या वो देश विरोधी हो जाएगा? क्या सरकार से कोई सवाल कर लेगा तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? जैसे कि हमने अभी नोएडा में देखा कि सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया गया। सरकार ये पॉलिटिक्स करना क्या चाहती है? क्या किसी भी तरीके से अगर विपक्ष के साथ कोई खड़ा हो जाए तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा आज की तारीख में? देखिए आकांक्षा, अगर आप ये चीजें देखते हैं, जैसा कि आपने नोएडा का जिक्र किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि आपने देखा जिस प्रकार मजदूर सड़कों पे उतरे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 11,000 रुपया एक लेबर क्लास आदमी को मिलता है और उसमें वो 6-7 हजार रुपए का कमरा ही ले लेता है, उसके पास 5,000 रुपया बचता है। तो 5,000 में 4,000 रुपए में पूरा महीना कैसे गुजारेगा, ये सुन के ही ये सनसनी हो जाती है शरीर में कि वो कहाँ से अपना काम चलाता होगा। उसको मोबाइल भी चलाना है, उसको ट्रांसपोर्ट भी देखना है, उसको दवाई भी करना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये आश्चर्यचकित बात है। इसकी तरफ ध्यान नहीं है, इस चिंता की तरफ ध्यान नहीं है, ना सरकार का, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना जो शासन में वो पार्टी है उसका। उल्टे उसको कैसे दबाया जाए, उस खबर को कैसे दबाया जाए, इसके पीछे कौन है, कैसे इसको भ्रमित किया जाए। मंत्री लेवल का व्यक्ति सीधे सीधे तुरंत बयान दे देता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि मंत्री जी का नेटवर्क कितना तेज है कि उनके पास तुरंत खबर आ गई कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। एक तो हमें ये सोचने का विषय है कि मंत्री जी के पास ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जो गृह मंत्रालय नहीं कर पा रहा है, जो आईबी नहीं कर पा रही है, जो एटीएस नहीं कर पा रहा है, वो मंत्री जी कर पा रहे हैं। एक तो ये सोचने वाला विषय, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा विचार ये करना चाहिए कि अब पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि वो जहां चाहे जो चाहे हमारे लिए कर देता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। वो आता है और हमारे लाल किले के पास बम फोड़ के चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी आईबी, हमारी रो, हमारी सब हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। पाकिस्तान कुछ भी कर दे रहा है। पाकिस्तान आता है, हमारे यहाँ सब जगह कैमरे लगा के चला जाता है और वहां पे लाइव फुटेज देखता रहता है और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो मंदिर मस्जिद के मुद्दों में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान तो इधर है। दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, तेल की चिंता हो रही है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आप चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए आपको शाम दाम दंड भेद जो करना पड़े आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक सियासी दल के प्रधानमंत्री हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। क्या वो राष्ट्र के नाम संदेश था? क्या उसमें राष्ट्र की कोई बात आपने की? आपने तो वो चुनावी प्रचार किया, आपने तो जुमलेबाजी चलाई उस पर, आपने तो उसमें झूठ बोला। और आपने चुनाव से 2 दिन पहले अगर इस तरह का आप जो है संबोधन दे रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, तो ये क्या जताता है? तो क्या इसी प्रकार का टाइम आप राष्ट्र को संबोधित करने का विपक्षी दलों को भी देंगे? मैं तो ये जानता हूं कि 2 दशक पहले जब ये दूरदर्शन में इस तरह की चीजें, सियासी दल टाइम मिलता था, सब सियासी दलों को चुनाव होता था, तो सत्ताधारी दल को भी मिलता था या बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के हिसाब से उनको समय बांटा जाता था। तो क्या ये माना जाए कि वहां पे तृणमूल कांग्रेस या दूसरी जो तमाम पार्टियां हैं, सबको आप दूरदर्शन पर समय देंगे बोलने के लिए? क्या ये संभव है? तो प्रधानमंत्री जी क्या नई रणनीति डाल रहे हैं, क्या नई परंपरा शुरू कर रहे हैं? उससे पहले आपने देखा कि दूरदर्शन की एक डिबेट में किस प्रकार से बताया गया, जो एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता थे उनको बताया गया कि तुम तो सावरकर की धूल के, जूते की नोक के, कण के 100वें हिस्से, 1000 हिस्से भी नहीं हो। क्या एंकर कर रहा है दूरदर्शन का? वो दूरदर्शन है? वो सरकारी संस्था है या वो भी निजी चैनल है और वो भी जो है भक्ति में आ गया है भारतीय जनता पार्टी की? तो ये जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज में एक जहर फैलता है। और उस प्रकार का अगर जहर फैलाने में सत्ताधारी दल के बड़े नेता होंगे, प्रधानमंत्री स्तर के नेता होंगे, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए।
पिछले एक दशक से इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, जिससे चिंता होती है राष्ट्र को लेके। सियासत चलती रहती है। आज इस सियासी पार्टी की सरकार है, कल को दूसरी पार्टी की सरकार आएगी। ये सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन समाज को दूषित करना, समाज को इस तरह से करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके नतीजे खराब होंगे, इससे नतीजे खराब आएंगे और फिर सियासी दल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल सर, सरकारें आएंगी और जाती रहेंगी, और लेकिन देश हमेशा बचा रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। और लेकिन इसको भाजपा जिस तरीके से तोड़ मरोड़ रही है, ये भी एक बड़ी बात। आपने जिक्र किया जैसे कि टीवी चैनल पर बोलने का मौका क्या विपक्ष को दिया जाएगा? सर, टीवी चैनल तो छोड़ दीजिए, अब सदन के अंदर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें 2024 के बाद जिस प्रकार से मोदी जी सदन से भाग रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज हम सदन में देखते हैं, मैं तो कई सालों से सदन को कवर कर रहा हूं, तो मोदी जी कहीं ना कहीं दबाव में है। अब ऐसा नहीं है। आज तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं, अनेकों सांसद हैं, दर्जनों सांसद हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूं, जो सीधी टिप्पणी मोदी जी पे और गृह मंत्री पे करते हैं। आपने देखा होगा ये जो विशेष सदन आया था, इसमें शिवसेना के एक सांसद ने कैसे सत्ता पक्ष के सांसदों की खिंचाई की, मंत्री तक की खिंचाई की। हनुमान बेनीवाल एक अपनी पार्टी के सिंगल मात्र एक सांसद है, उन्होंने किस प्रकार से, किसी की हिम्मत हो सकती थी कि वो अमित शाह सदन में बैठे और उनको तड़ी पार कह दें? उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यहाँ तड़ी पार बैठे हैं, यहाँ ऐसे मंत्री बैठे हैं जो स्टीम फाइल में जिनका नाम आया है। शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि तड़ी पार स्टीम फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है, वो बताऊं क्या? तो इस तरह का जो दिखाई दे रहा है लोकसभा में, ये जताता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत हावी है। आपने देखा कि जिस प्रकार से वार करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, उससे कहीं ना कहीं दबाव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री तो इतना डर गए थे राहुल गांधी के सवालों से कि 2 हफ्ते तक पार्लियामेंट ही नहीं आए थे बजट सेशन में। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस प्रकार से हावी है, अब वो जज्बा कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। आप अलग जाके, अलग टीवी चैनल पे जाके, अलग कहीं रैलियों में बोल रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से सारा मीडिया भोंपू बना हुआ है, सारे चैनल भोंपू बने हुए हैं, और जो जमीन के मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं, नदारत है टीवी चैनलों से, अखबारों से। ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज आप देखिए कि कल सरकार ने आलू के दाम तय किए हैं। 6.5 रुपए पर क्विंटल किसान को पड़ रहा है। 650 रुपए की 1 क्विंटल की बोरी उसकी बिक रही है, तो 1 किलो का रेट 6.5 रुपए उसको पड़ता है। उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, और बाजार जहां दिल्ली में हम बैठे हैं, उपभोक्ता यार 40 से 50 रुपए किलो आलू ले रहा है। बीच वाला जो आदमी है आज भी सारी मलाई खा रहा है। उधर किसान भी परेशान है, इधर उपभोक्ता भी परेशान है, और सरकार है कि सोई हुई है। तो आप जनहित के मुद्दे कहीं ना मीडिया में आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं। जब उस किसान की बात आती है तो आप कहते हैं कि किसान तो आतंकवादी हैं। किसान अपनी बात करते हैं तो उनको दुनिया भर की चीजें आप कहने लगते हैं। तो आप खाली चुनाव लड़ने के लिए, आप खाली अपनी सत्ता की बात करने के लिए, आप खाली जनता को भ्रमित करने के लिए ही काम करते रहेंगे, या कुछ नया भी करेंगे? क्या आपके उत्तर प्रदेश हो चाहे सेंटर हो, आप बता सकते हैं कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल बने सरकारी? क्या आप बता सकते हैं कि कितने शिक्षा संस्थान बने या स्कूल बने? अरे आप तो सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। आप तो निजी शिक्षा को बढ़ावा, निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी याद में अभी पिछले दिनों 2 बड़े अस्पतालों की ये आपने उद्घाटन किया है, जिसमें मोदी जी भी आए हैं। एक बड़ा निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति को बुलाया गया। दूसरा उद्घाटन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री योगी खुद नोएडा में आए, कपिल देव का हॉस्पिटल है। तो क्या इस तरह के निजी अस्पताल लाके आप सिर्फ अमीरों का इलाज करेंगे तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब जो जाता था सरकारी अस्पताल में इलाज कराने और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, तो उस गरीब के लिए आप क्या सोच रहे हैं? इस पर कोई जवाब है किसी चैनल के पास, किसी अखबार के पास, या किसी नेता के पास? या सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे ही आप लड़ेंगे और हिंदू मुस्लिम का झंडा उठा के घूमते रहेंगे? एक बाबरी मस्जिद खत्म हुई है उत्तर प्रदेश में, और नई बाबरी मस्जिद इजाद की जा रही है वेस्ट बंगाल में। ये कौन सी रणनीति है? इसके पीछे कौन है? ये क्यों आरोप लग रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं? ये क्या है पर्दे के पीछे? समाज को आप कहां ले जा रहे हैं? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास?
इसी चैनल पर डिबेट हो रही है। जी जी सर, जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है, उसी से एक सवाल आखिरी ये है सर कि जिस तरीके से झालमुड़ी वाला स्टंट किया है, इसमें ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नाटक रचा है और इसका फायदा उन्हें चुनावों में नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टंट, या फिर जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, उन्होंने वहां पे भी ये बोला कि हम बंगाल में मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या लगता है हुमायूं कबीर का नाम जुड़ता है भाजपा के साथ, करोड़ों की डील का जिक्र होता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वहां सक्षम हो पाएंगे सरकार बनाने में? बन पाएगी सरकार, या फिर एक बार फिर से टीएमसी से मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा को? देखिए आकांक्षा, ये तो मुझे नहीं पता कि सरकार भाजपा की बनेगी या ममता की बनेगी, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद वहां बन रही है, उसके तार कहाँ जुड़ रहे हैं, उसके क्या मतलब है। दूसरा, आप ये देखिए कि आप प्रधानमंत्री ढिढोरा पीटते फिर रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की बड़ी चिंता इनको है और ये महिलाओं के लिए कितना अच्छा करते रहे हैं आपसे समझ सकते हैं, और आप पिछले इनका रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। आज अगर आप बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की, महिला आरक्षण में 33% हिस्सेदारी देने की बात है, तो ममता बनर्जी की पार्टी ने तो पहले ही 33% से ज्यादा दे रखी है। तो आप पहले दे दीजिए ना अपने यहाँ, आप लोकसभा में दे दीजिए, विधानसभा में दे दीजिए, बाकी जो पद हैं उनमें दे दीजिए, टिकट के बंटवारे में दे दीजिए। वो तो आप दे नहीं रहे। आप वायदा कर दीजिए ना भाई कि हम जो है, अगर हमें महिलाएं वोट देती हैं तो हम वेस्ट बंगाल में महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हमारी सरकार अगर 2029 में बनती है तो देश की प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री होंगी। आप बोल क्यों नहीं देते ये? क्योंकि आप बनाएंगे नहीं। आप कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, और बाद में उसको जुमला बता के बाहर निकल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अब ये लोग समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी किनारे पे खड़ी हुई है। देखिए, अब मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही कहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह वेस्ट बंगाल में इतनी आसान नहीं है जितनी उनको लग रही है। भले ही वो चुनाव आयोग को सेट कर लें, भले ही वो शाम दाम दंड भेद और ईडी सीबीआई तमाम एजेंसी को ले आए, लेकिन एक लिमिट में आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही तस्वीर को पलट देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को भी जितना हम जानते हैं पिछले 3-3.5 दशक से, वो लड़ाका लेडी हैं। वो लड़ेंगी, सड़क पे लड़ रही हैं। अब किस लेवल तक जाती है लड़ाई, ये तो देखने वाली बात है, ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है वेस्ट बंगाल जितना भाजपा समझ रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं दिखाई दे रही पश्चिम बंगाल में, और लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चाय पिलाना, एक चाय वाले को, शेषमणि मीणा यादव को इस कदर से उनको इसका नुकसान हुआ, इस कदर से उनको मुश्किल उठानी पड़ी है कि उनकी दुकान पर खाद्य विभाग वालों ने छापेमारी कर दी है, दबंगों ने मारपीट कर दी है। तो क्या अब यही कार्रवाई पश्चिम बंगाल में भी झालमुड़ी वाले दुकानदार के यहाँ देखने को मिल सकती है? हालांकि ये कार्रवाई बिल्कुल भी गलत है, लेकिन क्या वहां पर मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, इस वजह से वो दुकानदार बच जाएगा, या फिर मोदी जी का जो ये वीडियो स्टंट था इसकी वजह से दुकानदार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।